एंडोमेट्रियोसिस, आजकल इससे लाखों महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। बात करेंगे इस विषय पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट डॉक्टर की बात और मैं हूं आपके साथ रंजन। बिहार के सिवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड से आने वाली एक महिला जो 1962 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करती हैं, उसके बाद कुछ साल तक दरभंगा में प्रैक्टिस करने के बाद बिहार की राजधानी पटना में आती हैं और महिला चिकित्सक के रूप में जानी जाने लगती हैं। पिछले 60 साल से पटना में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान जो कि राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं मदर ऑफ मदर्स की, डॉक्टर शांति राय मैडम की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक विशेष बीमारी का नाम है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है। पुरुषों में बहुत कम यदा कदा एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि महिलाओं की विशिष्ट बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि गर्भाशय के अंदर जो अंदर वाला सतह होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम के तरह के टिश्यू शरीर के अन्य भागों में, खासकर पेट के अंदर और यूट्रस के बाहर, उसके अगल बगल में, ब्रॉड लिगामेंट में, ओवरी में, पाउच ऑफ डगलस में, यानी कि अन्य अंगों में जो कि यूट्रस के पास है उसमें अधिक, और यूट्रस से दूर दराज वाले अंगों में भी, जैसे लंग्स में, कभी कभी लीवर में, कभी कभी ब्रेन में भी ये हो जाता है। तो उस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। और मासिक धर्म जब होता है, माहवारी के समय, सभी महिलाओं को एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का अंदरूनी सतह है वही निकलता है और उसको निष्कासित करता है यूट्रस। उसके साथ साथ ब्लड भी निकलता है। ये हर महीने में हर औरत के साथ जिनको माहवारी हो रहा है ऐसा होता है। लेकिन चूंकि ऐसा टिश्यू यूट्रस से बाहर और शरीर के अंदर कहीं पर है, तो यूट्रस के वाला एंडोमेट्रियम तो ब्लड के साथ बाहर निकल आएगा, लेकिन जो भीतर में है, पेट के भीतर, ओवरी के पास, लीवर में, पेट के अंदर, उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है और इसीलिए वह भीतर ही जमा रह जाता है। तो यह पुराना ब्लड और एंडोमेट्रियल टिश्यू दोनों मिलके वहाँ पर जहाँ भी ये रहता है वहाँ इन्फ्लामेशन, वहाँ पर एक तरह का सूजन पैदा करते हैं। और उसमें अगल बगल के अंगों के, चूँकि वहाँ पर ब्लड भी रहता है, तो ब्लड जहाँ भी रहता है वहाँ सूखने के बाद उसमें अगल बगल के अन्य जो अवयव हैं वे सब उसमें चिपकने लगते हैं। और वे जो चिपकते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उसमें दर्द होता है। तो इस बीमारी का यही रहस्य है कि एंडोमेट्रियम के जैसे टिश्यू एंडोमेट्रियम में केवल नहीं, शरीर के अन्य अवयवों में भी हो जाता है। मैम, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है ये महिलाओं में कितना आम है और कौन से रिप्रोडक्टिव, या मतलब कहें कि रिप्रोडक्टिव एज में स्टार्ट हो जाता है? एंडोमेट्रियोसिस काफी कॉमन अब हो गया है। पहले उसकी पहचान नहीं हो पाती थी, लोग समझ नहीं पाते थे कि एंडोमेट्रियोसिस है, इसलिए पहले उसके बारे में उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन अब देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस एक काफी कॉमन बीमारी है, बहुत सामान्य बीमारी है और बहुत लोग इससे पीड़ित है। काफी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए पता भी नहीं चलता है, लेकिन काफी लोगों को इससे तकलीफें भी होती हैं और अपनी तकलीफों के चलते जब वे अपनी जांच कराती हैं तो उस जांच में समझ में आता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है। तो तकलीफों में बहुत सारी तकलीफें हैं, खास करके दर्द बहुत होता है और यह दर्द मासिक धर्म के समय भी हो सकता है, उसके पहले भी थोड़ा हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, और हो सकता है कि पूरे महीने वहाँ पर दर्द होता रहे थोड़ा थोड़ा, जो कि माहवारी के समय बढ़ जाया करता है। और दूसरी तकलीफ होती है कि चूंकि वहाँ दर्द होता है तो इसलिए पति के साथ संसर्ग करने पर भी कुछ महिलाओं को दर्द हो सकता है, उन्हें तकलीफ होती है। और तीसरी जो बहुत बड़ी तकलीफ एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को होती है
वो है इनफर्टिलिटी, यानी संतान न हो पाना। तो यह भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है जिसके लिए महिलाएं अधिकतर डॉक्टर से मिलती हैं और मिलने पर पाया जाता है कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है। तो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी इस तरह काफ़ी कॉमन है। कुछ को तकलीफ होती है, कुछ को तकलीफ नहीं होती है। जी मैम, जैसा आपने बताया कि बीमारी बहुत ही आम हो चुका है अभी, मगर ये बीमारी उतनी ही गंभीर भी है। अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, कॉज की बात करें, तो आखिर ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं, क्या कारण है कि ये बीमारी अब आम होते जा रही है? देखिए, एक तो बात पहले हम बता देना चाहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कुछ लोगों को, समझिए 25% लोगों को अपने आप स्वतः ठीक भी हो जाता है, लेकिन 75% को यह अपने से नहीं ठीक होता है और उन लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है या कुछ तकलीफें हो सकती हैं। देखा गया है कि जिन महिलाओं का मतलब वेट आवश्यक से कम रहता है, उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। BMI जिनका कम है, बहुत दुबली पतली महिलाओं में अधिक देखा जाता है, मोटी महिलाओं में भी देखा जाता है, लेकिन दुबली पतली महिलाओं में यह बीमारी ज़्यादा कॉमन है। और उन महिलाओं में जो कि अभी मतलब कम उम्र में संतान नहीं चाहती हैं, डिले करती हैं बच्चा पैदा करने में, उम्र काफ़ी हो जाती है तब वे बच्चा के लिए प्रयास करती हैं, तो उन लोगों में भी यह बीमारी, जिनको बच्चा कभी नहीं हुआ है, उनमें यह बीमारी ज़्यादा होती है। और उन महिलाओं में जिनको मासिक माहवारी धर्म देर से शुरू हुआ, उनको भी या पहले भी शुरू हुआ, समय से बहुत पहले, उनमें भी यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। एज इसका रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा कॉमन है, यानी कि 17-18 वर्ष की उम्र के बाद और 40-45 वर्ष की उम्र के पहले ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन एक्टिव है, लेकिन उसके पहले भी हो सकता है। हो सकता है मासिक धर्म जैसे शुरू हुआ, माहवारी शुरू होते ही 12-13 वर्ष की उम्र में ही बच्चियों में एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण आने लगे, या कभी कभी तो मासिक बंद होने के बाद, माहवारी खत्म होने के बाद भी, मेनोपॉज के बाद भी कुछ महिलाओं को इसकी शिकायत हो सकती है। या फिर बच्चेदानी निकालने के बाद भी कुछ महिलाओं में यह बीमारी पाई जाती है। मैम, एक सवाल ये भी है कि क्या इसमें जेनेटिक फैक्टर्स की कुछ भूमिका होते हैं? बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर भी कुछ काम करता है। कुछ प्रतिशत में जेनेटिक फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। तो क्या अभी आमतौर पे जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, क्या ये भी कारण हो सकता है? मतलब स्ट्रेस तो हर जगह तरह से बुरा है, मानसिक स्ट्रेस से तो सब बहुत कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट एंडोमेट्रियोसिस पर ऐसा अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम ये है कि बच्चियां आजकल पढ़ती हैं, कैरियर लेना चाहती हैं, और करियर के प्रयास में वे समय पर शादी नहीं करना चाहती हैं, समय पर बच्चे नहीं पैदा करना चाहती हैं, वे उसको डिले करती हैं, देर से बच्चे चाहती हैं। उन बच्चियों में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन होने लगी है, और इस तरह लाइफ स्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। अगर बात करें एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस की, तो इसके डायग्नोसिस जांच कैसे की जाती है? कि किसी सबसे पहले तो उस महिला को तकलीफ, अगर वो बोलती है कि माहवारी के समय उसको दर्द होता है, किसी को तो बहुत दर्द होता है, एकदम असह्य दर्द होता है कुछ महिलाओं को, और इसके चलते हम लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको एंडोमेट्रियोसिस हो। कुछ महिलाओं को हमेशा पूरे महीने दर्द होते रहता है, और उसमें भी हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। ओवरऑल सिम्टम्स पे मतलब दर्द बहुत ज्यादा होता है। साथ में रहने पर अगर उनको बताती है कि नहीं, हमको रहने में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होने लगता है, तो ये सब सिम्टम है जिनसे शंका होती है कि इनको शायद एंडोमेट्रियोसिस है। और एंडोमेट्रियोसिस का पूरा डायग्नोसिस, मतलब 100%, 100% डायग्नोसिस तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा होता है, दूरबीन की जांच के द्वारा, लेकिन सबको दूरबीन की जांच नहीं करना जरूरी है। उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। कुछ एंडोमेट्रियोसिस की महिलाओं की पहचान अल्ट्रासाउंड से हो जाती है, कुछ की पहचान MRI के द्वारा हो जाती है।
लेकिन सभी एंडोमेट्रियोसिस की पहचान अल्ट्रासाउंड या MRI से होना संभव नहीं है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के जो घाव होते हैं या जख्म होते हैं वो अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे छोटे मामूली बिंदु जैसे होते हैं जो पूरे पेट में बिखरे होते हैं। कुछ में ओवरी में सिस्ट जैसा बन जाता है, एंडोमेट्रियोमा। तो एंडोमेट्रियोमा की पहचान तो हम लोग कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, लेकिन जो छोटे छोटे जख्म होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले जैसे, उनको MRI से पहचानना मतलब अल्ट्रासाउंड से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और MRI हो सकता है कि उसमें सहायता करे, कुछ एंडोमेट्रियोसिस के जख्मों को वो पहचान ले, लेकिन 100% पहचान लैप्रोस्कोपी द्वारा ही संभव है। इसलिए लक्षण मिलने पर और थोड़ा बहुत भी शंका होने पर यह मानना चाहिए कि शायद इनको एंडोमेट्रियोसिस है। कुछ टेस्ट भी होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, जो ब्लड के टेस्ट द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो भी मतलब शर्तिया एंडोमेट्रियोसिस के लिए नहीं है कि इसका है तो कंफर्म टेस्ट नहीं है। जैसे CA-125 जो अधिकांशतः कैंसर के ओवरी के कैंसर में बढ़ जाता है, तो एंडोमेट्रियोसिस में भी वो बढ़ सकता है। वो फाइब्रॉइड में भी बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। लेकिन CA-125 का इसलिए बढ़ा होना मतलब हो सकता है एक पॉइंट हो कि हमको एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है, CA-125 ही थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ इसको है CA। बात करें इसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी को लेकर, तो एंडोमेट्रियोसिस के जो मरीज होते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस भी उस तरीके से बढ़ रहे हैं। ये एक दूसरे से कैसे मतलब हम इसको देखिए, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि एंडोमेट्रियोसिस में इतना अधिक दर्द होता है कि काफ़ी दिनों तक सोशल लाइफ उन बच्चों या महिलाओं का प्रभावित हो जाता है, और बहुत सारी स्कूल्स कॉलेजेस उन लोगों को गैप करना पड़ता है। जो काम पर हैं उनको अपने काम को छोड़ना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह से उनका सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मतलब दोनों में ही व्यवधान पड़ता है एंडोमेट्रियोसिस के चलते, इसलिए काफ़ी बुरी तरह प्रभावित पड़ता है। और सबसे अधिक तो है कि अपना मैरिटल रिलेशन, जो पति के साथ रहने में प्रॉब्लम हो, वो दिक्कत है, तो उसे भी प्रभावित हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर बच्चा न होना, इनफर्टिलिटी होना, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जो कि एंडोमेट्रियोसिस वाले महिलाओं को होता है। और ये काफ़ी बुरी तरह ये जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए इसकी चिकित्सा बहुत शुरू में करनी चाहिए। जैसे शुरुआती लक्षण हो, इसको जरूर उसी समय तत्परता दिखाकर अपने चिकित्सक से मिलकर सारी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से चिकित्सा किया जाए तो बीमारी बढ़ती नहीं है, वो रुक जाती है। और आगे की जो हमारे जो सेकेंडरी लाइफ स्टाइल का है उसमें फायदा होता है। बात करें मैम, अगर एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को लेके, हमारे यहाँ ऐसे कितने सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है? मेडिकेशन की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं अभी फिलहाल? इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन आए हैं। सबसे पहले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, जो कि इसमें ऐसा है ना कि चूंकि एंडोमेट्रियोसिस में दर्द इसलिए होता है कि हर महीने पेट के अंदर ब्लड जमा हो रहा है माहवारी के समय, और वो ब्लड अगल बगल के अवयवों को अपने में चिपका रहा है। तो अगर हम लोग मासिक धर्म को, माहवारी को रोक दें तो उससे क्या होगा कि नया ब्लड वहाँ जमा होना बंद हो जाएगा, और जो बंद वहाँ पे है ऑलरेडी ब्लड, वो भी धीरे धीरे सूखेगा और उसमें उसके जख्मों में कमी आएगी। तो इसलिए मासिक को बंद कर देना बेटर होता है। तो सबसे पहला इलाज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो गर्भ रोकने के लिए गोलियां होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुतों को इससे फायदा होता है। लेकिन काफी लोगों को इससे फायदा नहीं भी होता है, तो उसके बदले में केवल प्रोजेस्टेरॉन वाली गोलियां आती हैं, और आजकल डाइनोजेस्ट की गोली बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसको कि लगातार यूज करना होता है। और इसको काफी दिनों तक बहुत सारे रिसर्च हुए, देखा गया कि इसको 2 साल तक भी यूज करने पर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए ये गोली काफी कॉमन हो गया है। इसके अलावा तीसरे तरह की गोली एक आती है जो कि सेंट्रापिटिव, ये डाइनोजेस्ट जो है
वो काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन का बनना बंद होता है। लेकिन एक और गोली आती है जो कि पिट्यूटरी के लेवल पर काम करती है, दिमाग पर, और वहाँ पर वो FSH, LH आदि हार्मोन एंटागोनिस्ट की अगर बात करें तो उसके ऊपर काम करती है। तो उसके लिए एंटागोनिस्ट भी है, एगोनिस्ट भी है। एंटागोनिस्ट बहुत ज़्यादा दिन तक देने में मुश्किल होता है, क्योंकि एंटागोनिस्ट अभी हम लोग दे सकते हैं। एगोनिस्ट पहले दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, लेकिन एगोनिस्ट अगर हम लोग देते हैं तो उससे हड्डियां कमजोर होती हैं 6 महीने से अधिक यूज करने पर। और एगोनिस्ट वो इंजेक्शन के रूप में आता है। इस जो इंजेक्शन या तो हर महीने दिया जाता है 28 दिन पर, या फिर 3 महीने पर दिया जाता है। लेकिन एगोनिस्ट को 6 महीना के भीतर भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ओस्टियोपोरोसिस होने लगता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और 6 महीना के बाद में तो और भी मतलब उसे खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए अगर एगोनिस्ट दे रहे हैं तो एगोनिस्ट के साथ में हम लोगों को इसके साथ साथ में थोड़ा एस्ट्रोजन देना जरूरी है। एडवैक थेरेपी देना होता है, थोड़ा एस्ट्रोजन, थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि कम मात्रा वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक तरह से देखा जाए कि अगर उनका हार्मोन अगर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन एगोनिस्ट की वजह से अगर कम होने होगा ही, तो क्योंकि वही उनका तरीका ही है बीमारी ठीक करने का। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को लोग बंद कर देंगे, तो इसके ऊपर से थोड़ा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है, जो कि ओस्टियोपोरोसिस को रोके, लेकिन मासिक के ऊपर उसका कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए बहुत लो डोज में, कम मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन साथ उसको देते हैं। लेकिन अब आजकल एंटागोनिस्ट आ गया है, जो कि मतलब उसके साथ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको भी वही है कि जो कि एंटागोनिस्ट हो के तरीका तो वही है काम करने का। FSH, LH को सप्रेस करेगा और सप्रेस करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनने नहीं देगा। इसलिए इसको भी 6 महीना से अधिक अगर यूज करना है, या 6 महीना के भीतर भी, तो साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा मिला करके देने से यह समस्या कब दूर हो सकती है। और एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। तो इसीलिए आजकल सबसे नया में यही आया है एंटागोनिस्ट। कि एंटागोनिस्ट और उसके साथ में बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन, जो ओस्टियोपोरोसिस को होने से रोके, और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बीच में अन्य तकलीफों को भी रोके। तो ये दवाएं हैं, और भी बहुत सारी दवाएं हैं। फिलहाल अभी जो चल रहा है ये सारे मेडिकेशन हमारे बहुत सारे मेडिसिन है। मगर कोई भी दवा बिना चिकित्सक के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के हम खुद से नहीं लेते हैं, ये हमें बहुत सही से समझना पड़ेगा। और रही बात एंडोमेट्रियोसिस की, तो ये जिस स्टेज में पहुंचता है उस स्टेज के हिसाब से मेडिकेशन के भी हमारे जो प्रोटोकॉल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। लेकिन यह बात जानना भी जरूरी है कि जितने सारे मेडिसिन हैं वो सभी ओवुलेशन को रोकते हैं, यानी कि अंडा निष्कासन नहीं होने देंगे, ओवरी काम नहीं करेगा। तो ओवरी नहीं काम करेगा तो जब तक ये दवाएं ली जा रही हैं तब तक संतान भी नहीं होगा। इसलिए उतने दिनों तक फैमिली प्लान मतलब संतान नहीं होगा, संतान की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जो महिलाएं संतान के लिए डॉक्टर से मिलती हैं और उन्हें पाया जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, उन्हें एंडोमेट्रियोसिस के साथ ही संतान के लिए मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। पहले कुछ दिनों के लिए दवा देकर बीमारी को दबा दिया जाता है, और दबा के उसके बाद या तो IUI के द्वारा या IVF के द्वारा बच्चे की कोशिश की जाती है। अगर बहुत बड़े बड़े सिस्ट बन चुके हो, एंडोमेट्रियोमा हो गया हो, तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन करके उतने बड़े सिस्ट को हटा दिया जाता है, और यूट्रस को, ट्यूब को, ओवरी को अच्छी तरह से ऑपरेशन करके सही जगह पर लाके, और तब उसके बाद थोड़े दिन 2-3 महीने तक दवा भी दी जाती है और बच्चे के लिए प्रयास किया जाता है। बट एक सवाल में ये भी है कि जैसे पॉकेट पे बर्डन उनको आता है मेडिकेशन दवा लेने में, शायद अगर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप हिस्टेरेक्टमी करा सकते हैं जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो, क्या ये सही रहेगा उस मरीज के लिए? हाँ, ये सही रहेगा। अगर उन्हें संतान नहीं चाहिए और वे दर्द से इतनी परेशान हैं, दवाएं सस्ती, मतलब सब दवाएं बहुत महंगी भी नहीं है,
लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम दवाई नहीं, अब इसको परमानेंट उसका चाहते हैं इलाज, तो वे हिस्टेक्टमी करवा सकती हैं, यूट्रस निकलवा सकती हैं। यूट्रस के साथ साथ उनको ओवरी भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी में ओवुलेशन अगर होते रहेगा तो बीमारी खत्म नहीं होगी। और ओवरी अगर कम उम्र में निकाल दिया जाए तो फिर उसके हार्मोन की डेफिशिएंसी के और भी समस्याएं हैं। तो इसीलिए यूट्रस निकालने का काम उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कि मेनोपॉज के पास पहुंच चुकी हो या बच्चे बिल्कुल नहीं चाहती हो और बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई हो। तो निकालने के बाद यूट्रस और ओवरी निकाल के और उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ता है, ताकि छोटा सा थोड़ा एस्ट्रोजन देकर उनके हार्मोन की कमी को पूरी की जा सके। महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस से बचने के लिए किन किन सावधानियां रखने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये तो इतना आसान नहीं है बताना कि किन किन सावधानियों से एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा, लेकिन जिनका लाइफ स्टाइल ठीक है, रोज व्यायाम करती हैं, थोड़ा योगा करती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती हैं, अपना वजन कंट्रोल में रखती हैं, ना अधिक ना कम, उन लोगों में यह बीमारी कम होती है। और अच्छा यही है कि सभी बच्चियां, सभी महिलाएं अपने लाइफ स्टाइल को जरूर ठीक रखें और तब इससे काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। ऑलरेडी जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और बहुत अधिक दर्द से आप परेशान हैं, दर्द आपकी परेशानी का कारण है, जिसके चलते स्कूल जाना, कॉलेज जाना या अपने काम पर जाना मुश्किल हो रहा है, तो दवाओं का इस्तेमाल सबसे अच्छा है। आप दवाएं लेती रहें, बीच में हो सकता है मासिक नहीं आएगा, आपको माहवारी बंद रहेगा दवाओं के दौरान, लेकिन इसके लिए डरे नहीं। दवा बंद होने के कुछ दिनों के बाद स्वतः मासिक आने लगेगा और आप बिल्कुल उसमें ना ओवरी को कोई नुकसान पहुंचेगा, ना आपके माहवारी के साइकिल को कोई नुकसान पहुंचेगा। आप दवा लेकर अपना काम चलाएं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े बड़े सिस्ट हो चुके हैं, बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब सर्जरी करानी होगी, ऑपरेशन करके, और उसके बाद भी दवाओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार ऑपरेशन करा लिए तो हमेशा के लिए सिस्ट बनना और एंडोमेट्रियोसिस का प्रकोप होना बंद हो जाएगा। ऑपरेशन जो बीमारी है उसको दूर करेगा, लेकिन चूंकि यह हर महीने आपकी समस्या है, इसलिए हर महीने फिर ब्लड निकलेगा आपके पेट में, फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ऑपरेशन परमानेंट इलाज नहीं है, उसके बाद भी आपको देखरेख में रहनी होगी और दवाओं का प्रयोग करना होगा। तो ये था हमारा आज का विषय एंडोमेट्रियोसिस पे। उम्मीद है कि एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड जो भी बातें मैम ने बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरत वाली बातें थी। एंडोमेट्रियोसिस से लेकर से किसी तरह की अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम किसी और टॉपिक पे मैम से जब बात करें तो आपके उस क्वेश्चन को, आपके उस प्रश्न को हम अपने वीडियो में रखेंगे, ताकि आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। वीडियो को आप देखते रहिए और बाकी इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक सही से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।